चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं अध्याय 5 से। समाजशास्त्र में मानवतावादी उन्मुखीकरण, ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन इन सोशियोलॉजी। प्रश्न 10 है, समाजशास्त्री अध्ययन में मानवीय उन्मुखीकरण परिप्रेक्ष्य का क्या अर्थ है, इसकी मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए, अथवा समाजशास्त्रीय अध्ययन के मानवीय दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए, अथवा समाजशास्त्रीय मानवीय परिप्रेक्ष्य से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए, अथवा मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की सैद्धांतिक एवं पद्धति शास्त्रीय विशेषताएं क्या हैं। उत्तर देखते हैं। समाजशास्त्र में विज्ञानवाद की विचारधारा अनेक दशकों से प्रमुख रही है। विगत कुछ दशकों में समाजशास्त्रियों ने सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण के लिए विज्ञान अथवा वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त माना है। इसी समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति प्रकृति के आधार पर अनेक आनुभाविक अध्याय या अध्ययन किए गए। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक में समाजशास्त्र की इस प्रक्रिया को बहुत विस्तार से समझाया है। आपके अनुसार, यानी सोरोकिन के अनुसार, 1952 एवं 1965 के मध्य समाजशास्त्रीय जगत में अनुसंधान एवं शोध कार्यों की एक प्रकार से बाढ़ सी आ गई। समाजशास्त्र में तत्व विश्लेषण और अनुभाविक अनुसंधान की नई से नई पद्धतियां खोजी जाने लगी। कंप्यूटर तथा सांख्यिकीय और गणितीय भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग होने लगा। पद्धति शास्त्र के द्वारा अधिक विकास पर जोर दिया जाने लगा। इससे समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों की तरह मशीनी प्रवृत्ति का एक शास्त्र बन गया और मानवीय समस्याओं को समझने तथा उनका व्यवहारिक समाधान ढूंढने में असफल हो गया। अतः कुछ ऐसे विचारक थे जो दूसरी दिशा में सोचने लगे ताकि इसे मानवीय रूप दिया जा सके। तब यह माना गया कि सामाजिक प्रघटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या निरर्थक है और यथार्थ यानी रियलिटी को समझने में अनुपयोगी है। समाजशास्त्रियों ने इस बात से भी असंतोष व्यक्त किया कि वैज्ञानिक पद्धतियों, आंकड़ों की बहुलता, कंप्यूटरों का उपयोग तथा अपार धनराशि खर्च करने के बाद भी समाजशास्त्र वह स्थिति प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिससे हम समाज को भली भांति समझ सकें। इस प्रकार समाजशास्त्र में एक नवीन दृष्टिकोण का जन्म हुआ जिसे हम मानवीय या मानविकी या मानववादी दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य के माप से जानते हैं। समाजशास्त्र में मानवीय या मानववादी परिप्रेक्ष्य, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, पीटर बर्जर ने अपनी पुस्तक इनविटेशन टू सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र के मानवीय परिप्रेक्ष्य की स्पष्ट व्याख्या की। इनके अनुसार समाजशास्त्र एक मानवीय विज्ञान है। पीटर बर्जर की मान्यता है कि समाजशास्त्र वास्तविक और विशुद्ध विज्ञान की श्रेणी में सम्मिलित होने से अभी बहुत दूर है। इनके मतानुसार, यानी पीटर बर्जर के मतानुसार, समाजशास्त्र अभी विशुद्ध विज्ञान की श्रेणी में कदापि सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। अभी समाजशास्त्रियों को समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की रचना के विषय में इतना गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि वे अपने सिद्धांतों को विशुद्ध विज्ञान जैसे सिद्धांत समझ बैठें। कुछ समाजशास्त्री ऐसे हैं जो समाजशास्त्री सिद्धांतों को इतनी गंभीरतापूर्वक विशुद्ध वैज्ञानिक मानते हैं कि अन्य लोग उनकी गंभीरता को हास्यास्पद समझते हैं। बर्जर ने तो यहाँ तक कहा है कि सामाजिक स्तरीकरण का वर्णन इस प्रकार कोई पोशाकों का सम्मेलन, कॉस्ट्यूम पॉलिसी हो, अथवा वे समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं जैसे कोई बालक मुखौटा पहनकर यह कहे कि मैं कोई देवता हूँ। जो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को शाश्वत नियम, लॉज जैसे मानते हैं, वे अहम गलती करते हैं। समाजशास्त्र नीरस विज्ञानवाद नहीं। सोशियोलॉजी इज नॉट अ ह्यूमरलेस साइंटिज्म। समाजशास्त्र अभी विज्ञान जैसे विशुद्धता नहीं पा सकता है। समाजशास्त्र के विकास के लिए आवश्यक है कि आधुनिक समाजशास्त्री अपने विषय और अध्ययन के प्रति आवश्यकता से अधिक गंभीर न होकर इसमें मानवतावाद का भी अवलोकन करें। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन गंभीरता से न किए जाए या समाजशास्त्रीय अध्ययनों के स्तरों को निम्न कोटि का बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अपितु यदि समाजशास्त्रीय विषयों का अध्ययन मानवीय या मानवतावाद या मानववाद या मानवता के आधार पर करेंगे तो संभवतः वे समाजशास्त्र की ओर अधिक सेवा कर सकेंगे, बजाय इसके कि वे यह समझ बैठें कि समाजशास्त्र तो
उसी प्रकार एक विशुद्ध विज्ञान है जिस प्रकार भौतिकी और जीवशास्त्र है। पीटर बर्जर की मान्यता है कि समाजशास्त्री विषयों का अध्ययन उसी विशुद्धता और अध्ययन पद्धति के आधार पर करेंगे जिस पद्धति से किसी विज्ञान की प्रयोगशाला में किए जाते हैं। तो उनकी अध्ययन पद्धति तो ठीक होगी, किंतु समाजशास्त्र उनके हाथ से जाता रहेगा, अर्थात सामाजिक घटना सोशल फिनोकम्स की वास्तविकता को वे नहीं समझ सकेंगे। बर्जर ने ऐसे विशुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांतवादियों की तुलना एक ऐसे जादूगर से की जिसने किसी राक्षस को अपने जादू से एक बोतल में बंद कर उसे मुक्त करना तो सीख लिया, किंतु वह यह भूल गया कि उस राक्षस से वह क्या मांगना चाहता है। तो बर्जर ने ऐसे विशुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांतवादियों की तुलना एक ऐसे जादूगर से की जिसने किसी राक्षस को अपने जादू से एक बोतल में बंदी बनाकर उसे मुक्त करना तो सीख लिया, किंतु वह भूल गया कि उस राक्षस से वह क्या मांगना चाहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी विज्ञान का अध्ययन करें तो सबसे पहले कुछ आधारभूत मूल्य ग्रहण करना पड़ते हैं। वे मूल्य हैं मानव मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज़। विश्व इतना विशाल और व्यापक और जटिल है कि इसे इतनी सरलता से नहीं समझा जा सकता है। इस विशाल, जटिल और दुरूह जगत को समझने के लिए बर्जर के अनुसार सबसे मूल्यवान वस्तु विनम्रता, ह्यूमिलिटी है। मानवीय परिप्रेक्ष्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। मानवीय परिप्रेक्ष्य विगत कुछ वर्षों से समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में उभरा है। यह परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्रीय ज्ञान को जनसाधारण के हित के लिए उपयोग करने में विश्वास करता है और सामाजिक पुनर्निर्माण हेतु समाजशास्त्रीय ज्ञान का समुचित उपयोग किया जाए, इसमें उसका विश्वास है। विगत वर्षों में इस विचारधारा के विश्वास के प्रमुख कारण रहे हैं। सच तो यह है कि ज्ञान की प्रक्रिया एवं सामाजिक स्थिति में एक प्रकार का घनिष्ठ संबंध है। जिस तरह या सामाजिक वातावरण होता है उसी तरह के ज्ञान का स्वरूप बनने की संभावना रहती है। जिस तरह का सामाजिक वातावरण होता है उसी तरह के ज्ञान का स्वरूप बनने की संभावना रहती है। ज्ञान के समाजशास्त्र ने इस बात को स्पष्ट किया कि ज्ञान का आधार समाज है। विगत कुछ वर्षों में जिस तरह का सामाजिक वातावरण बना है उसने मानवीय समाजशास्त्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मानवीय परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र के उन विभिन्न उपागमों को इंगित करता है जो समाज में इसमें रहने वाले लोगों के दृष्टिकोण से समझना चाहता है। इसमें सभी मानवीय परिस्थिति के प्रकारों की समझ द्वारा सामाजिक सहनशीलता पर जोर दिया जाता है। यह परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र के परंपरागत प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विपरीत है। यह समाजशास्त्री उद्यम में मानवीय मूल्यों के प्रयोग में अधिक रुचि लेता है। किंग और कूलर, किंग KING किंग एंड कूलर KOLLER के शब्दों में मानवतावादी या मानवीय समाजशास्त्र मानव जाति के कल्याण के लिए एक दार्शनिक अभिनीति, फिलोसफिकल ओरिएंटेशन और उत्तरदायित्व की भावना है। साथ ही विचार का एक अकादशिक संप्रदाय, एकेडमिक स्कूल ऑफ थॉट है। इस परिप्रेक्ष्य के समर्थक समाज के एक अस्तित्ववादी दृष्टिकोण पर जोर देते, अर्थात इनके मतानुसार समाज और इनकी संस्थाओं का वास्तविकताओं एवं व्यक्तियों के कार्यों के संदर्भ में जैसा कि वे इन्हें समझते हैं विश्लेषण किया जाना चाहिए। जॉन R स्टैंडे, JAHN जॉन, RSTANDI स्टैंडी ने अपनी पुस्तक ह्यूमनिस्टिक सोसाइटी टूडेज चैलेंजेस टू सोशियोलॉजी में उन विभिन्न अभिनीतियों को इंगित करने का प्रयास किया है जो मानवीय उपागम की रचना करती हैं। ये हैं ईथनो पद्धति, हैरल्ड गारफिंकल। दूसरी है नव प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, इरविंग गोपमैन। तीसरी है विवेकहीन का समाजशास्त्र, स्कॉट एंड लेमेन। चौथी है प्रतिदिन का समाजशास्त्र, मार्सोली 2G। पांचवी है ज्ञान का समाजशास्त्र, बर्गर तथा कोलमैन। छठी है अस्तित्ववादी समाजशास्त्र, तिर्याकियन। इन सभी अभिनीतियों में एक सामान्य बात यह दृष्टिकोण है कि समाजशास्त्र को समाज में मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए अथवा इसे व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया को सामाजिक जीवन के केंद्र में रखना चाहिए। समाजशास्त्र के मानवीय परिप्रेक्ष्य की प्रमुख विशेषता है।
Salient feature of humanistic perspective of sociology. वैज्ञानिक पद्धति का विरोधी। समाजशास्त्र का मानवीय परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की प्रक्रिया के फलस्वरूप उभर कर आया, इसलिए यह वैज्ञानिक पद्धति का विरोध करता है। विषय परकता का जोर। विषय परकता पर जोर। यह परिप्रेक्ष्य विषय अध्ययन को महत्व देता है। इस परिप्रेक्ष्य का समर्थन करने वालों का मत है कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन प्रत्येक सामाजिक घटना के अध्ययन में सहायक नहीं हो सकता। अर्थ प्रधानता की समझ पर बल। मानवीय परिप्रेक्ष्य सामाजिक प्रतिमानों को प्रतिमानात्मकता नॉर्मेटिव संदर्भ के स्थान पर अर्थ प्रधानता के आधार पर समझने पर जोर देता है। सामाजिक प्रतिमान साधारण व अमूर्त होते हैं, लेकिन समाज के यथार्थ को समझने के लिए उन्हें इस तरह से समझना होगा कि विभिन्न व्यक्ति किस तरह विशिष्ट परिस्थितियों में उन प्रतिमानों का स्वयं उपयोग करते हैं। प्रत्यक्ष से संबंधित। मानवीय परिप्रेक्ष्य के अध्ययन की पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो प्रत्यक्ष से संबंधित होती है। इसमें सहभागी अवलोकन, डायरिया, पत्र, जीवनी इत्यादि के प्रयोग पर बल दिया जाता है। इसके साथ ही इसमें अनुसूची, प्रश्नावली व संख्यात्मक आंकड़ों के आकलन का विरोध किया जाता है। व्यवस्था का विरोध। मानवीय परिप्रेक्ष्य व्यवस्था व व्यवस्था के पोषकों का विरोध करता है। इसमें परिस्थिति के स्थान पर भूमिका के निर्वचन के स्वरूप को ही अध्ययन का आधार बनाया गया है। व्यक्ति का अध्ययन। मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज के साथ साथ व्यक्ति के आधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य की यह मान्यता है कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है। उपेक्षित वर्ग का अध्ययन। मानवीय परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र में शोधित वर्ग, उपेक्षित वर्ग व महिलाओं के अध्ययन पर विशेष बल देता है। पूर्वाग्रहों से मुक्त। इस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाजशास्त्री को सामाजिक यथार्थ के अध्ययन के समय पूर्वाग्रहों व पूर्व स्थापित मान्यताओं से पृथक रहना होता है। तभी वह नवनिर्मित सामाजिक यथार्थ की निष्पक्षता से अध्ययन व परीक्षण कर सकता है। यह परिप्रेक्ष्य मूल्यबद्ध समाजशास्त्र का सृजन करना चाहता है। यह परिप्रेक्ष्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के प्रति चिंतित कटिबद्ध समाजशास्त्र का सृजन करना चाहता है। यह राजनीतिक रूप से भी विचारधार मुक्त नहीं है। तो यह राजनीतिक रूप से भी विचारों से मुक्त नहीं है। यह अनुसंधान में भाषा की दुरूहता, पद्धति शास्त्र की जटिलता और अवधारणाओं के जाल के विरुद्ध है। यह ज्ञान को मात्र ज्ञान प्राप्ति के लिए प्राप्त करना चाहता है। मानवीय परिप्रेक्ष्य में यह माना जाता है कि किसी सिद्धांत का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है, वरन उसका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसका प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है। समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज। अध्याय 6। प्रश्न 11। समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है और न दासी, अपितु उनकी बहन है। यह सामाजिक अध्ययनों का संकलन नहीं, ना ही योग, वरन उनका समान आधार है। इस कथन की परीक्षा कीजिए तथा समाजशास्त्र एवं अन्य समाज विज्ञानों के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए, अथवा समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ करने वाला दूसरे सामाजिक विज्ञानों को भुलाकर अपने को समाजशास्त्र की चार दीवारी में बंद नहीं कर सकता है। गिलिन और गिलिन विवेचना कीजिए। उत्तर। समाजशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञान। इस अंतः निर्भरता के युग में कोई भी सामाजिक वैज्ञानिक अपना अनुसंधान अन्य प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों की सहायता के बिना नहीं कर सकता। इसी प्रकार समाजशास्त्री भी अपना अनुसंधान अन्य शास्त्रों की उपेक्षा करके पूर्ण नहीं कर सकता। जिन विषयों पर दूसरे वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हों अथवा कर चुके हों, उन्हीं पर दोबारा अनुसंधान करना समाजशास्त्री के लिए कोरी मूर्खता तथा समय की अपव्ययता के अतिरिक्त और कुछ ना होगा। इसके विपरीत उन्हीं बातों को दोहराने के स्थान पर उनके अनुशीलन द्वारा वह अपने विषय को उन्नत कर सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर समाजशास्त्री अन्य वैज्ञानिकों की खोजों से लाभान्वित होता है और अपनी खोजों द्वारा अन्य वैज्ञानिकों का उपकार करने का प्रयास करता है। इस प्रकार विज्ञान में लेने और देने का संबंध पाया जाता है, परंतु इस संबंध का वास्तविक रूप या स्वरूप क्या है, इस संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। समाजशास्त्र का दूसरे विज्ञानों के साथ जो संबंध है उसका वास्तविक रूप या स्वरूप क्या है, इस संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञानों के संबंध को समझने से पूर्व इन विचारों का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि इसी संदर्भ में समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों का क्या संबंध है स्पष्ट हो जाएगा। कॉम्टे
समाजशास्त्र को सबसे व्यापक और अंतिम शास्त्र मानता है। आपके अनुसार समाज एक पूर्णता है, इसलिए इसलिए इसको विभिन्न भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अन्य सामाजिक विज्ञान समाज के विभिन्न भागों का अध्ययन करते हैं, इसलिए वे व्यर्थ और अनावश्यक है। केवल समाजशास्त्री ऐसा विज्ञान है जो संपूर्ण समाज का अध्ययन कर किसी वास्तविकता तक पहुंच सकता है। स्पेंसर समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों का समन्वय मानते हैं। आपके अनुसार समाजशास्त्र के अन्य शास्त्रों से कुछ ना कुछ लिया ही है। समाजशास्त्र ने अन्य शास्त्रों से कुछ ना कुछ लिया ही है, स्पेंसर के अनुसार। वार्ड ने स्पेंसर के विचारों का कुछ सीमा तक समर्थन किया है। उनका कहना है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का समन्वय अवश्य है, पर वह ऐसा समन्वय है जिसमें अन्य सामाजिक विज्ञान अपने अस्तित्व को खोकर एक नए विज्ञान का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का अस्तित्व होता है, किंतु यह निर्मित जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से सर्वथा स्वतंत्र और भिन्न है। गिडिंग्स के मतानुसार समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विभाग है, परंतु इसका विषय क्षेत्र अन्य सामाजिक विज्ञान के विषय क्षेत्रों से मिलकर बना है। क्योंकि यह सामाजिक जीवन की मौलिक घटनाओं का पूर्ण रूप से अध्ययन करता है, इसलिए यह अन्य सामाजिक विज्ञानों का पूर्ण योग न होकर उनका सामान्य आधार है। अन्य विज्ञान इसके अंग हैं। सोरोकिन के मतानुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। आपके अनुसार समाजशास्त्र ना तो स्वतंत्र विज्ञान है और ना ही कोई विशिष्ट विज्ञान है। यह तो अन्य सभी विज्ञानों से संबंधित एक सामान्य विज्ञान है जो कि उन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन क्षेत्र में सामान्य है। बार्न्स एवं बेकर ने सोरोकिन के विचारों का समर्थन करते हुए लिखा है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है और न दासी, अपितु उनकी बहन है। यह सामाजिक अध्ययनों का संकलन नहीं है और ना ही योग है, वरन उनका समान आधार है। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञान अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, पर क्योंकि सभी सामाजिक विज्ञान समाज का अध्ययन करते हैं, इसलिए इनमें कुछ न कुछ पारस्परिक संबंध होना आवश्यक है। बार्न्स तथा बेकर ने आगे लिखा है, यद्यपि सामाजिक विज्ञानों की बहन मानने में सबसे बाद में उत्पन्न होने के कारण वह सबसे छोटी बहन है, पर प्रभाव की दृष्टि से यह सबसे बड़ी चढ़ी है। छोटी होते हुए भी यह बहनों को एक दूसरे के पास लाती है और उनके सामाजिक अध्ययन के कार्य में पूरा सहयोग देती है। अतः स्पष्ट है कि सभी सामाजिक विज्ञान एक ही परिवार के सदस्य हैं। सिम्पसन ने लिखा है, सामाजिक विज्ञान एक इकाई है, परंतु एक कृत्रिम इकाई नहीं है। यह विभिन्न भागों की गतिशील इकाई है। कृत्रिम नहीं है, बल्कि यह क्या है? विभिन्न भागों की गतिशील इकाई है, जिसका प्रत्येक भाग अन्य प्रत्येक तथा सभी दूसरे भागों के लिए अनिवार्य है। तो सिम्पसन ने क्या लिखा है? सामाजिक विज्ञान एक इकाई है, परंतु ये एक कृत्रिम इकाई नहीं है। यह विभिन्न भागों की गतिशील इकाई है, जिसका प्रत्येक भाग अन्य प्रत्येक तथा सभी दूसरे भागों के लिए अनिवार्य है। समाजशास्त्र तथा कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञानों में क्या संबंध है तथा उनमें क्या भेद है, इसे हमने अगले प्रश्नों में स्पष्ट किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर का। समाजशास्त्र का सामाजिक मानवशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र से संबंध बताइए। उत्तर है, समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानवशास्त्र। समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र दोनों ही इतने घनिष्ठ संबंधित है कि उनमें अंतर करना भी कठिन है। सामाजिक मानवशास्त्र सामाजिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र समूह में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही विज्ञानों में मानव समूह के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अतः यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है। हाबेल का मत है कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र अपने विस्तृत अर्थ में एक ही है। सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत आदिम समाजों व उनकी व्यवस्थाओं और संगठनों आदि का जो अध्ययन किया जाता है वह समाजशास्त्र के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक मानवशास्त्रीय निष्कर्षों से समाजशास्त्रियों को आधुनिक जटिल और विस्तृत समाजों को समझने बूझने में काफ़ी सहायता मिलती है। ठीक इसी प्रकार समाजशास्त्रीय अध्ययन भी सामाजिक मानवशास्त्रियों को अध्ययन में सहायक होते हैं। समाजशास्त्र मुख्यतः आधुनिक समाज का अध्ययन करता है। यह अध्ययन आदिम समाजों के अध्ययन को नई नई उपकल्पनाएं हाइपोथेसिस प्रदान करता है। अतः स्पष्ट है कि दोनों ही शास्त्र एक दूसरे के अपने ज्ञान के आदान प्रदान से लाभान्वित करते हैं। इवांस प्रिचर्ड के शब्दों में सामाजिक मानव विज्ञान समाजशास्त्रीय अध्ययनों की एक शाखा मानी जा सकती है।
वह शाखा जो स्वयं को मुख्यतः आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती है। इन दिनों विज्ञानों को परस्पर बहुत अधिक निकट लाने में समाजशास्त्री दुर्खीम का विशेष योगदान रहा है। दुर्खीम की समाजशास्त्री उपकल्पनाओं की सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन में काम लाया गया है। दुर्खीम की समाजशास्त्रीय उपकल्पनाओं को सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययनों में काम में लाया गया है। समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र में समानता होते हुए भी निम्न अंतर है। सामाजिक मानवशास्त्र आदिम जातियों तथा आदिम समाजों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र वर्तमान समाजों का अध्ययन करता है। सामाजिक मानवशास्त्र सुझाव प्रस्तुत नहीं करता है, वह तो सामाजिक समूहों का अध्ययन उसी रूप में प्रस्तुत करता है जिस रूप में वे हैं, जबकि समाजशास्त्र समाज के सुधार के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत करता है। काम्टे का भी यही विचार था कि यद्यपि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, फिर भी इसका संबंध मानव कल्याण तथा सुधार की स्थिति से अधिक होना चाहिए। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण व्यवहारिक है तथा वर्तमान की ओर अधिक झुका हुआ है, जबकि मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण शुद्ध ज्ञान और भूतकाल से संबंधित है। समाजशास्त्र सामाजिक दर्शन और सामाजिक नियोजन से संबंधित है। संस्थाएं किस प्रकार कार्य करती है इसकी खोज तो समाजशास्त्र करता ही है, साथ ही वह यह भी सलाह देता है कि उसको किस प्रकार कार्य करना चाहिए। समाजशास्त्र भविष्य की योजना के संबंध में भी सुझाव देता है, किंतु सामाजिक मानवशास्त्र इस प्रकार की कोई मंत्रणा या सुझाव नहीं देता। सामाजिक मानवशास्त्र संपूर्ण मानव समाज का पूर्णता में अध्ययन करता है। सर्वांगीण अध्ययन सामाजिक मानवशास्त्र की अपनी विशेषता है। यह एक समाज की आर्थिक व्यवस्था, राजनीति एवं विधि संबंधी समस्याओं, लॉ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पारिवारिक संगठन, धर्म, कला, आविष्कार आदि प्रत्येक पहलू का अध्ययन करता है। इसके विपरीत समाजशास्त्र का सर्वांगीण अध्ययन नहीं है। समाजशास्त्र एक विशेष समाज की विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन करता है। ये विशिष्ट समस्याएं विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स, वैश्यावृत्ति यानी प्रॉस्टिट्यूशन, बाल अपराध यानी चाइल्ड रिलेटेड क्राइम्स आदि हो सकती हैं। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण व्यवहारिक तथा वर्तमान कालिक है। इसका झुकाव एवं व्यवहार वर्तमान की ओर है, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र का दृष्टिकोण शुद्ध ज्ञान एवं भूतकाल की ओर है। अध्ययन पद्धति की दृष्टि से दोनों शास्त्रों में भिन्नता है। सामाजिक मानवशास्त्र में कार्यात्मक पद्धतियों फंक्शंस मेथड का उपयोग किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र की प्रमुख अध्ययन प्रणाली सहभागिता अवलोकन पद्धति है। समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रायः प्रलेख, सांख्यिकी और सर्वेक्षण पर आधारित है। समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र। समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का विज्ञान कहा जाता है, तो राजनीति विज्ञान को केवल राजनीतिक समाज अथवा राज्य का विज्ञान कहते हैं। राजनीति शास्त्र को समाज शास्त्र का अंग और राजनीतिक संबंधों को सामाजिक संबंधों का अंग माना गया है। इस संबंध में गार्डनर ने लिखा है, सब राजनीति शास्त्र मानव संबंधों के केवल एक प्रकार राज्य से संबंध रखता है, परंतु समाजशास्त्र सब प्रकार के मानव संबंधों का अध्ययन करता है। इस प्रकार इस शास्त्र यानी राजनीति शास्त्र में व्यक्ति और राज्य के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय राज्य है और इसमें राजनीतिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है। मानवीय संबंधों के राजनीतिक स्वरूपों का भी इस शास्त्र में आवश्यकता अनुसार अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक शास्त्र मनुष्यों के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है, जो संपूर्ण सामाजिक जीवन का एक अंग है। राजनीतिक शास्त्र को संगठन व कार्यों से संबंधित तत्वों का ज्ञान प्रदान करता है और समाजशास्त्र राजनीतिक शास्त्र को संस्थाओं की उत्पत्ति, विकास, सामाजिक नियंत्रणों के कानूनों के ज्ञान से संबंधित सूचना प्रदान करता है। इन दोनों शास्त्रों में घनिष्ठ संबंध के विषय में BARNES बॉन्स ने लिखा है, समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के संबंध में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सिद्धांत में गत 30 वर्ष में जो परिवर्तन हुए वे समाजशास्त्र द्वारा बताए हुए विकास के ढंग पर ही हुए हैं। दोनों शास्त्रों में अंतर। समाजशास्त्र मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानता है और राजनीतिक शास्त्र मनुष्य को राजनीतिक प्राणी। समाजशास्त्र में सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है, अतः इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, परंतु राजनीतिक शास्त्र केवल राजनीतिक संगठनों का अध्ययन करता है, अतः इसका क्षेत्र सीमित होता है। समाजशास्त्र समाज की विभिन्न संस्थाओं का राज्य सहित अध्ययन करता है, किंतु राजनीति शास्त्र केवल राजनीति का ही अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है और राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है। समाजशास्त्र में संगठित और असंगठित दोनों ही प्रकार के समूहों का अध्ययन किया जाता है, किंतु
राजनीति शास्त्र में केवल संगठित समूहों का ही अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 13, समाजशास्त्र का इतिहास से संबंध लिखिए। समाजशास्त्र का मानवशास्त्र से संबंध लिखिए। समाजशास्त्र और इतिहास। इतिहास मानव जाति के कार्यों का एक क्रमबद्ध अध्ययन है। इतिहास प्राचीन काल समाज की संस्थाओं का विवेचन करता है जो परंपरागत संस्थाओं के रूप में वर्तमान और भविष्य में भी रहती हैं। पाल बर्थ, PAUL, पॉल, BARTH, बार्थ, पॉल बार्थ ने लिखा है, संस्कृति और संस्थाओं का इतिहास समाजशास्त्र को समझने और उसकी सामग्री जुटाने में सहायक है। इतिहास वर्तमान घटनाओं की व्याख्या अतीत के आधार पर करता है जो एक समाजशास्त्री के लिए अति आवश्यक है। इतिहास अपने अनुभवों को वर्तमान समाज पर लागू करके समाज के भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करता है। इतिहास समाज की घटनाओं का विवेचन प्रस्तुत करता है, अतः समाजशास्त्री के लिए यह बड़ा सहायक होता है क्योंकि सामाजिक घटनाओं में परस्पर दीर्घकालीन संबंध रहता है। इस प्रकार इतिहास और समाजशास्त्र में बड़ा निकटतम संबंध है। समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र। मानवशास्त्र वह विज्ञान है जो आर्डकालीन मानव की शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और उद विकास संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र एक दूसरे से इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं कि क्रोबर, KROBER, क्रोबर ने इन्हें जुड़वा बहनें कह दिया है। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र का घनिष्ठ संबंध इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही विज्ञानों की अध्ययन वस्तु समाज है। दोनों विज्ञान समान समस्याओं का अध्ययन करते हैं और दोनों का अंतिम लक्ष्य सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक संगठनों का अध्ययन करना होता है। बुआस, BOAS, बुआस का विचार है कि मानव शास्त्र का प्रमुख कार्य सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक क्रम के सिद्धांतों को स्पष्ट करना है। ये सिद्धांत मानव शास्त्री होने के साथ ही समाजशास्त्री भी हैं। इसी आधार पर दोनों विज्ञानों में घनिष्ठता का दावा किया जा सकता है। श्री हॉबल का कहना है कि विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र बिल्कुल समान एवं एक है। दोनों में अंतर को देख लेते हैं। यद्यपि समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र में घनिष्ठ संबंध है, परंतु फिर भी दोनों में निम्नलिखित मौलिक अंतर है। समाजशास्त्र वर्तमान समाज के अध्ययन पर ही केंद्रित होता है, परंतु मानवशास्त्र में आदिकालीन समाज का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र की अध्ययन पद्धतियाँ भी भिन्न भिन्न है। समाजशास्त्र का अध्ययन व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति, समाज नीति, आलेख आदि पद्धतियों के द्वारा किया जाता है। मानवशास्त्र का अध्ययन मुख्यतः निरीक्षण पद्धति के द्वारा किया जाता है। 14वां प्रश्न है, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान से संबंध स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र। समाजशास्त्र समाज का समग्र और वैज्ञानिक अध्ययन है। अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। अर्थशास्त्र सामाजिक, वास्तविक तथा सामान्य व्यक्तियों की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान तथा कला है। समाजशास्त्र में मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं का सामान्य अध्ययन किया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का विशिष्ट अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की सामान्य बातों की जानकारी प्राप्त करने में काफ़ी मदद करता है। इसी प्रकार समाजशास्त्र अर्थशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों के सामान्य तत्वों की जानकारी कराता है। नीति, न्याय, इतिहास आदि की सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेने पर अर्थशास्त्र मानव व्यवहार के संबंध में ठीक व उचित निर्णय कर लेने में सफल हो जाता है। अतः अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। दोनों शास्त्रों में अंतर क्या है? समाजशास्त्र में मानव व्यवहार एवं उसके सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं तक अध्ययन सीमित रखना पड़ता है। इस प्रकार समाजशास्त्र का क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है। समाजशास्त्र विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के सामाजिक जीवन पर प्रभाव का विश्लेषण करता है। अर्थशास्त्र अधिक क्रियाओं तक ही सीमित रहता है। समाजशास्त्र में अनेक अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं तक ही सीमित रहता है। समाजशास्त्र में अनेक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र में आगमन एवं निगमन, इंडक्टिव एवं डिडक्टिव विशेष रूप से चलन में है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से घनिष्ठ संबंध है। समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान दोनों ही मानव से संबंधित विज्ञान है। आज के युग में सामाजिक समस्याओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से सुलझाने की पद्धति अपनाई जा रही है। समाजशास्त्र मानव समूहों के व्यवहार का विज्ञान है और मनोविज्ञान मानव अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान समान प्रक्रियाओं का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोण से करते हैं। इस तरह समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र बहुत कुछ मिलता जुलता है और दोनों ही यथार्थ विज्ञान है। मैकाइवर का मत है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में
भिन्न भिन्न रूप में से भिन्न भिन्न रूप से सामान्य सामग्री और दृष्टिकोण में अंतर है। मैकाइवर क्या कहते हैं? समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में भिन्न भिन्न रूप से सामान्य सामग्री और दृष्टिकोण में अंतर है। मनोविज्ञान मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का अध्ययन करता है। ये शक्तियाँ मनुष्य को अनुभव करने, विचार करने और इच्छा करने की सामर्थ्य देती है। समाजशास्त्र के अध्ययन की सामग्री मनुष्य के पारस्परिक सामाजिक संबंध और उसके समूहों के पारस्परिक संबंध है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह किसी समूह या समाज का अंग अवश्य होता है। इस प्रकार मनुष्य और समाज का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य की भावनाओं, विचारों, आवेगों और कल्पनाओं से ही सामाजिक संबंधों का संचालन और निर्धारण होता है। हम मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक की सहायता के लिए बिना इन सामाजिक संबंधों को बड़ी कठिनाई से समझ पाते हैं। इसलिए आज के युग में यह विश्वास किया जाने लगा है कि सामाजिक जीवन के प्रत्येक अंग मनोवैज्ञानिक रीति से अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक जीवन के प्रत्येक अंग को मनोवैज्ञानिक रीति से ही अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की मानसिक क्रियाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से समाज के प्रत्येक अंग पर पड़ता है। अगला अध्याय है 7वां, समाजशास्त्र और व्यवसाय यानी पेशा, सोशियोलॉजी एंड प्रोफेशन। प्रश्न नंबर 15, पेशे से क्या आशय है? पेशे की विशेषताएं लिखिए। व्यवसाय व पेशे में अंतर दीजिए। प्रायः व्यवसाय यानी बिजनेस तथा पेशे यानी प्रोफेशन को एक दूसरे का पर्यायवाची समझा जाता है, किंतु इन दोनों में तकनीकी रूप में काफ़ी अंतर है। व्यवसाय से आशय उन मानवीय क्रियाओं से लगाया जाता है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पादन के लिए की जाती है। व्यवसाय के अंतर्गत कोई व्यापारिक लेन देन, वाणिज्य अथवा वस्तु निर्माण आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसके विपरीत पेशे यानी प्रोफेशन के अंतर्गत हम सेवाओं का समावेश करते हैं। पेशे का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन। पेशे शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए होता है जिसे अपनाने के लिए व्यक्ति को शिक्षा और प्रशिक्षा एक विशेष स्तर पर लेनी पड़ती है। इस अर्जित कुशलता का प्रयोग वह जनता को अपनी विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए करता है। उसकी कुशलता उसका निजी गुण है। शब्दोत्पत्ति की दृष्टि से अंग्रेजी भाषा का शब्द प्रोफेशन लैटिन भाषा के प्रोफेटरी शब्द से बना है, जिसका आशय सार्वजनिक रूप से घोषणा करना, वादा करना अथवा शपथ लेना। 13वीं शताब्दी में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया। तब इसका प्रयोग जनसेवा में धार्मिक समर्पण के लिए किया जाता था। 14वीं शताब्दी के मध्य युग के वीरों, नाइट्स KINGTHS के वीरतापूर्वक कार्यों के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता था। तो किंग्स जो होते थे, वीर जो होते थे, उनके वीरतापूर्वक कार्यों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल के दौरान इसके अर्थ को व्यापकता मिली और यह आंतरिक आह्वान पर अपनाई गई किसी भी आजीविका के लिए प्रयोग किया जाने लगा। 17वीं शताब्दी में यह शब्द कानून, चिकित्सा और धर्म विज्ञान के लिए प्रयोग होने लगा। पेशा की कुछ परिभाषा इस प्रकार है। सन 1839 में फ्रेडरिक डेनिसन मॉरिस, FREDERIC, फ्रेडरिक डेनिसन DENISON, मॉरिस MAURICE। तो फ्रेडरिक डेनिसन मॉरिस ने पेशे की परिभाषा करते हुए लिखा है कि यह विशेष रूप से वह पेशा है जो मनुष्यों के रूप में सेवा देता है। इसलिए यह उस व्यापार से अलग है जो मनुष्य की वाह आवश्यकताओं या अवसरों के लिए साधनों की व्यवस्था करता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में पेशे की परिभाषा इन शब्दों में दी गई है। यह पेशे की परिभाषा देख लेते हैं। एक वह पेशा है जिसमें विज्ञान अथवा शिक्षा के किसी विभाग के घोषित ज्ञान का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के मामलों में किया जाता है या उसके आधार पर अर्जित कला का पेशा किया जाता है। समाज विज्ञान के विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में पेशे की परिभाषा करते हुए लिखा गया है कि इसमें विशेष प्रशिक्षण द्वारा एक बौद्धिक तकनीकी अर्जित की जाती है जिसका प्रयोग दैनिक जीवन के किसी विशेष क्षेत्र में किया जाता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक पेशेवर व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आधार पर अपनी सेवाएं दूसरे व्यक्ति को उचित प्रतिफल के बदले अर्जित करता है, तो वह पेशा है।
पेशे के अंतर्गत अर्पित की जाने वाली ये सेवाएं मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। पेशेवर व्यक्ति एकाकी व्यापार, संयुक्त साहस और साझेदारी के रूप में संगठित हो सकती है। निम्न व्यक्तियों की सेवाएं पेशे के अंतर्गत शामिल की जाती है: चिकित्सक, वकील, अध्यापक, वैज्ञानिक, इंजीनियर, लेखक, पत्रकार, न्यायाधीश, अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स, नर्सें तथा कंपाउंडर्स, वित्तीय तथा तकनीकी परामर्शदाता आदि की सेवाएं। पेशेवर व्यक्ति अपनी सेवाओं के प्रतिफल में धन कमाते हैं, किंतु फिर भी वे व्यवसायी नहीं कहलाते, क्योंकि उनका कार्य पेशा होता है, ना कि व्यवसाय। पेशे के लक्षण एवं विशेषताएं। एक पेशा आजीविका अर्जित करने का एक ऐसा साधन जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं मौजूद हों। विशिष्ट ज्ञान एवं दक्षता। किसी भी पेशे में विशिष्ट ज्ञान या दक्षता का होना आवश्यक है। जो व्यक्ति जिस पेशे में शामिल होना चाहता है, उसे इस ज्ञान समूह का औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश के पूर्व तत्संबंधी औपचारिक शिक्षा अनिवार्य है। सेवा भावना। पेशेवर व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने ज्ञान का उपयोग समाज के व्यापक हितों की रक्षा के लिए करे। वह ज्ञान से मनमाना धन कमाने का लक्ष्य न रखे। पेशे में सफलता का मापदंड धन कमाने की क्षमता नहीं है। पेशे में सेवा द्वारा लाभ की भावना का होना नितांत आवश्यक है। व्यक्तिगत एवं गोपनीय सेवा। पेशेवर व्यक्ति का अपने ग्राहकों से सीधा तथा गोपनीय संपर्क रहता है। गोपनीयता का तात्पर्य है कि पेशेवर व्यक्ति अपने ग्राहकों के रहस्यों को गोपनीय ही रखे, अर्थात अन्य किसी व्यक्ति को प्रकट न होने दे। हस्तांतरणशीलता का अभाव। पेशा एक ऐसी कला है जो पेशेवर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत निधि होती है तथा वह उसे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता। पेशेवर व्यक्ति अपनी योग्यता, प्रशिक्षण तथा दक्षता द्वारा ग्राहक की व्यक्तिगत रूप से ही सेवा कर सकता है। पारिश्रमिक या अपने ग्राहकों की व्यक्तिगत तथा प्रत्यक्ष सेवा करके प्रतिफल स्वरूप एक पेशेवर व्यक्ति पारिश्रमिक अथवा फीस प्राप्त करता है, जबकि व्यवसायी वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। व्यवसाय तथा पेशे में अंतर। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। व्यवसाय तथा पेशे में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। अंतर का आधार: व्यवसाय यानी बिजनेस, पेशा यानी प्रोफेशन। विशेष शिक्षा एवं प्रशिक्षण। व्यवसाय में व्यवसायी के लिए एक विशिष्ट शिक्षा अथवा प्रशिक्षण बहुत अधिक आवश्यक नहीं होता। पेशेवर व्यक्ति के लिए विशेष शिक्षा एवं प्रशिक्षण अनिवार्य होता है। हस्तांतरणशीलता। व्यवसाय का कार्य पिता से पुत्र को आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। एक पेशेवर व्यक्ति अपने ज्ञान एवं प्रशिक्षण को इतनी सरलतापूर्वक हस्तांतरित नहीं कर पाता या हस्तांतरित करने में उसको कठिनाई होती है। प्रतिष्ठा का मापदंड। व्यवसाय की प्रतिष्ठा प्रायः उसके लाभ कमाने की शक्ति पर निर्भर रहती है। पेशे की प्रतिष्ठा उसकी शिक्षा एवं बौद्धिक श्रेष्ठता पर निर्भर रहती है। विज्ञापन। व्यावसायिक सफलता के लिए पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और विज्ञापन द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करना निषेध नहीं है। और पेशे में देख लेते हैं, पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और निरंतर विज्ञापन करना पेशेवर व्यक्ति या सलाहकार के लिए अवांछनीय समझे जाते हैं। जोखिम। व्यवसाय में जोखिम प्रारंभ से अंत तक होता है। पेशे में जोखिम प्रायः नहीं के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 16वां। पेशे में समाजशास्त्र के उपयोग की विवेचना कीजिए। समाजशास्त्र एवं पेशा, सोशियोलॉजी एंड प्रोफेशन। आधुनिक समाज में पेशे का महत्व समाजशास्त्री दृष्टि से अत्यधिक रूप से बढ़ता जा रहा है। आज समाजशास्त्री की सामाजिक इंजीनियर और सामाजिक चिकित्सक के रूप में भूमिका काफ़ी प्रमुख होती जा रही है। सामाजिक इंजीनियर के रूप में सामाजिक नियोजन और विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में समाजशास्त्री आजकल प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। यही कारण है कि नियोजक, प्रशासक, समाज कल्याण अधिकारी, श्रम अधिकारी, प्रोफेशन और पेरोल अधिकारी, खंड विकास अधिकारी आदि पदों पर चुनाव में समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। मानसिक चिकित्सक के रूप में समाजशास्त्री सामाजिक समस्याओं के सूक्ष्म अवलोकन, विश्लेषण और उनके निराकरण में अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बीर स्ट्रीट ने लिखा है, व्यापार, सरकार, उद्योग, नगर नियोजन, प्रजाति संबंधों, सामाजिक कार्य, सर्वेक्षण, प्रशासन एवं सामुदायिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में ऐसे समाजशास्त्रियों की मांग खास तौर पर बढ़ती जा रही है जो अनुसंधान कार्य में पूर्णतः प्रशिक्षित हैं। अब पेशे में शक्ति का तत्व अधिक प्रभावशाली हो रहा है। यही वजह है कि प्रमुख पेशे प्रायः स्वतंत्रता, एकाधिकार एवं शक्ति चाहते हैं। इसलिए पेशेवर
लक्षणों एवं गुणों का स्थान गौड़ होता है। संगठनात्मक कुशलता एवं दांव पेच उनका स्थान ले रहे हैं। पेशे में गुट का प्रादुर्भाव हो रहा है। एक गुट के सदस्य आपस में सहयोग और लेन देन के द्वारा अधिक से अधिक हित साधन में लग जाते हैं। स्पष्ट है कि विभिन्न गुटों के बीच प्रतियोगिता बढ़ती है और गुटबंदी असंतोष व अन्याय की ओर भी ले जाती है। जनता व पेशेवरों में सामाजिक दूरी बढ़ी है। पेशेवर क्योंकि शक्ति आयाम को महत्व देने लगे हैं, इसलिए अपने चारों ओर एक रहस्यमयी आवरण पैदा कर लेते हैं। यह बात युवा पीढ़ी के पेशेवर व्यक्तियों में अधिक पाई जा रही है। इस आवरण को बल देने के लिए जनसंपर्क को कम करना एक आवश्यक कदम हो जाता है। इसलिए पेशेवरों को या पेशेवरों का सामाजिक जीवन अपने अभिजात वर्ग तक ही सीमित हो रहा है। अगला अध्याय है 8वां, समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें हम कितने प्रश्न देखेंगे? 17, 18, 19, 20, 21 और 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो टोटल 31 प्रश्न हैं, 17 से 31। ये है अध्याय 8 में। समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं देखते हैं। समाज, व्यक्ति एवं समाज के मध्य संबंध। समाज क्या है? समाज की विशेषताएं समझाइए। समाज की सामान्य विशेषताएं क्या है? समाज और एक समाज में विभेद कीजिए। समाज सामाजिक संबंध की वह प्रणाली है जिसके द्वारा हम जीवित रहते हैं। मैकाइवर अपने विचार प्रकट कीजिए। अथवा समाज किसे कहते हैं, इसके आवश्यक तत्व क्या है? उत्तर, समाज का अर्थ एवं परिभाषा है। समाजशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख विषय समाज है। सामाजिक अर्थ में समाज का अभिप्राय व्यक्तियों के संकलन अथवा झुंड से लगाया जाता है, परंतु समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में होता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में समाज का एक विशिष्ट अर्थ किसी विशेष समूह या व्यक्तियों से नहीं, बल्कि मानवीय समूहों के मध्य पाई जाने वाली सामाजिक संबंधों की व्यवस्था से लिया जाता है। इस संदर्भ में मैकाइवर तथा पेज का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। इस कथन से स्पष्ट है कि समाज व्यक्तियों से नहीं बनता, बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों से बनता है, और संबंध जब एक व्यवस्था में बंधे जाते हैं तब यही व्यवस्था समाज कहलाती है। यह समाज मानव के मध्य सामाजिक संबंधों के व्यवहारों को नियंत्रित तथा निर्देशित करता है, उनकी क्रियाओं को स्वतंत्र एवं सीमित करता है, उनके लिए स्तर निश्चित करता है जिन्हें वे अपनाते और बनाए रखते हैं। कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों ने समाज की निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। मैकाइवर तथा पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में समाज की परिभाषा इस प्रकार की है: समाज रीतियों, कार्य विधियों, अधिकार व पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा अनेक विभाजनों, मानव व्यवसाय के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। यह सदैव परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था ही समाज कहलाती है। वस्तुतः यह सामाजिक संबंधों का जाल है। टॉलकाट पार्सन्स टॉलकाट पार्सन्स के अनुसार समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के बीच संबंध द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न हुए हों, चाहे यथार्थ हो या संकेत। अगले हैं जे गिलिन। जे गिलिन के मतानुसार समाज तुलनात्मक दृष्टिकोण से अत्यधिक बड़ा और स्थायी समूह है जो सामान्य स्वार्थ, सामान्य भूभाग, रहन सहन और सामान्य पारस्परिक सहयोग अथवा अपनेपन की भावना के लिए होता है। इस आधार पर वह अपने को बाह्य बातों से पृथक करता है। ड्राइड के शब्दों में, यह व्यक्तियों का एक समूह नहीं है, अपितु यह समूहों के व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था है। कूले के अनुसार समाज रीतियों या प्रक्रियाओं का जटिल ढांचा है जिसमें से प्रत्येक जीवित है और एक दूसरे के प्रभाव के कारण बढ़ती रही है। इस प्रकार इस जटिल संपूर्ण में एक ऐसी एक रूपता पाई जाती है जो कि एक भाग में होती है और जिसका शेष भाग भी प्रभाव शेष भाग पर भी प्रभाव पड़ता है।
परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज व्यक्तियों के उस समाज संस्थाओं, सामाजिक संबंधों तथा व्यवहारों को कहते हैं जिनका सृजन मनुष्य न अपने सामाजिक स्वभाव, अपनी विभिन्न प्रक्रिया, अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए किया है। समाज के आवश्यक तत्व या विशेषताएं। फिर से परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज व्यक्तियों की उस समाज संस्थाओं, सामाजिक संबंधों तथा व्यवहारों को कहते हैं जिनका सृजन मनुष्य न अपने सामाजिक स्वभाव, अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए किया है। समाज के आवश्यक तत्व या विशेषताएं। उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन के आधार पर समाज निम्नलिखित विशेषताएं या तत्व स्पष्ट होते हैं। समाज के समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इस कथन को समझने के लिए हमें सामाजिक संबंधों के अर्थ को समझना पड़ेगा। संबंध प्रायः तीन प्रकार के होते हैं। भौतिक संबंध। भौतिक संबंध ऐसे संबंध है जिनमें दो वस्तुओं या घटनाओं के बीच संबंध होता है। संबंध तो होता है किंतु एक दूसरे को संबंध के विषय में कुछ भी मालूम नहीं होता। ये संबंध अचेतन वस्तुओं या प्राणियों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए पुस्तक और मेज का संबंध भौतिक संबंध है, क्योंकि ना तो पुस्तक को विदित है कि वह मेज पर रखी हुई है, ना मेज को ही इसका आभास है। यांत्रिक संबंधी। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये संबंध किसी यंत्र विशेष की प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं, जैसे बिजली के पंखे का चलना अथवा न चलना स्विच के ऑन और ऑफ पर निर्भर करता है। सामाजिक संबंध। तीसरे प्रकार के संबंध सामाजिक संबंध होते हैं। समाज शास्त्र से हम इन्हीं संबंधों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक संबंध वे संबंध हैं जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक जागरूकता को लिए हुए विकसित होते हैं। समाज अमूर्त है। समाज की मुख्य विशेषताएं यह है कि यह अमूर्त है, क्योंकि सामाजिक संबंध भी अमूर्त होते हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस का अवलोकन किया जा सकता है। अजंता और एलोरा की चित्रकला का अवलोकन किया जा सकता है, क्योंकि ये भौतिक वस्तुएं हैं। इनका रूप अमूर्त है, किंतु समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है। यह तो व्यक्तियों के बीच स्थापित संबंधों की व्यवस्था है। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। संबंधों का कोई भौतिक रूप नहीं होता है। मनुष्य भौतिक प्राणी है, अतः समाज इस भौतिक प्राणियों का समूह नहीं है। यह तो इन भौतिक प्राणियों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं उनकी एक व्यवस्था है। इसलिए समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है। समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। पारस्परिक जागरूकता ही सामाजिक संबंधों को उत्पन्न करती है। इस कारण जहाँ कहीं भी यह जागरूकता है वहीं सामाजिक संबंध या समाज होगा। पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े तक में इस जागरूकता का अभाव नहीं है, और इसलिए यह कहना भी उचित ना होगा कि समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित है। समाज पशुओं में भी पाया जाता है। समाज में समानता एवं भिन्नता। समाज में समानता और भिन्नता दोनों ही बातें पाई जाती हैं। समाज का निर्माण समानता के बिना नहीं संभव है। समाज का निर्माण करने वाले व्यक्तियों में मानसिक दृष्टिकोण से समानता होना जरूरी है। समानता के बिना सामाजिक संबंधों की स्थापना संभव नहीं है। संबंध नहीं होंगे तो समाज भी नहीं होगा। समानता के साथ समाज में भिन्नता होना आवश्यक है। समाज समान उद्देश्यों की प्राप्ति के तरीकों एवं कार्य विधियों में भिन्नता होना जरूरी है। लिंग की असमानता के कारण समाज की निरंतरता बनी रहती है। योग्यता, रुचि एवं स्वार्थ की भिन्नता समाज को कुछ नया योगदान देती है। समाज में समानता एवं भिन्नता दोनों होने के उपरांत भी समानता का अधिक महत्व होता है। समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों ही पाए जाते हैं। सामाजिक संबंध सहयोगी ही नहीं बल्कि संघर्षपूर्ण भी होते हैं। समाज में एक ओर जहाँ प्रेम और सहयोग की भावना होती है, वहीं दूसरी ओर द्वेष, घृणा और संघर्ष की भावना भी होती है। द्वेष, घृणा और संघर्षपूर्ण संबंध भी सामाजिक संबंध है, क्योंकि ऐसे संबंधों में भी पारस्परिक जागरूकता होती है। अन्योन्याश्रितता। अन्योन्याश्रितता का अर्थ है एक दूसरे के पर आश्रित। समाज के निर्माण में जिन संस्थाओं और समूहों का योग है वह स्वतंत्र नहीं है, वे एक दूसरे पर आधारित और निर्भर है। उदाहरण के लिए परिवार स्वयं में स्वतंत्र इकाई नहीं है। परिवार को विकास और उन्नति के लिए राजधर्म और आर्थिक संस्थाओं पर आश्रित रहना पड़ता है। जब बालक पैदा होता है तो उसे जिंदा रहने के लिए माँ पर आश्रित रहना पड़ता है। समाज एवं एक समाज में अंतर। प्रायः समाज एवं एक समाज शब्द समान अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन समाजशास्त्री दृष्टिकोण से ये दोनों धाराएं अलग अलग हैं। वास्तव में समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जबकि एक समाज अर्थ व्यक्तियों के ऐसे संगठन से होता है जो किसी सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया गया हो।
जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, कायस्थ समाज आदि। मैंजर, MENZER, मैंजर ने एक समाज को परिभाषित करते हुए लिखा है, एक समाज से तात्पर्य मनुष्यों के उस समूह से जिसके सदस्य सामान्य कार्यों में सचेत रूप से भाग लेते हैं। समाज एवं एक समाज में मुख्य अंतर। समाज यानी सोसाइटी, एक समाज यानी अ सोसाइटी। समाज सामाजिक संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था या जाल है। एक समाज कुछ व्यक्तियों का संगठन होता है। समाज में सहयोग, असहयोग एवं समानता, भिन्नता समान रूप से महत्वपूर्ण है। एक समाज के सदस्यों का संबंध सहयोग एवं समानता का ही होता है। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था होने के कारण समाज अमूर्त होता है। एक समाज व्यक्तियों का समूह होने के कारण मूर्त होता है। समाज का क्षेत्र व्यापक एवं जटिल है। एक समाज तुलनात्मक रूप से सीमित और सरल संगठन होता है। समाज में व्यक्ति के उत्तरदायित्व असीमित होते हैं। एक समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व सीमित होता है क्योंकि इसकी स्थापना ही एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। समाज समाज के सदस्यों में व्यवहारों का समान होना आवश्यक नहीं है। एक समाज के सदस्यों के व्यवहार एवं क्रियाओं में समानता होना जरूरी है। अगला प्रश्न है 18वां। व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों का वर्णन कीजिए, अथवा व्यक्ति और समाज के संबंधों को उदाहरण सहित समझाइए, अथवा व्यक्ति तथा समाज के पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए, अथवा समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक धारणाएं हैं, एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व नहीं है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर देख लेते हैं। व्यक्ति और समाज, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। व्यक्ति और समाज के संबंध में श्री के डेविस ने लिखा है, मानव समाज के इस विरोधाभास कि इसमें एकता और निरंतरता होती है, फिर भी इसका अस्तित्व केवल अपने सदस्यों के मन एवं क्रियाओं में होता है। समाधान तभी हो सकता है जब यह समझ लिया जाए कि एक नवजात शिशु किस प्रकार सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होता है। परिवर्तन करने की इस क्रिया के बिना, जिसे सामाजिकरण कहते हैं, समाज एक पीढ़ी से आगे भी स्वयं का संतन नहीं कर सकता, और न संस्कृति जीवित रह सकती है, और न ही व्यक्ति सामाजिक प्राणी बन सकता है। व्यक्ति व समाज के संबंध को स्पष्ट करते हुए अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अरस्तु के अनुसार, आपने कहा है यानी अरस्तु ने कहा है कि समाज व्यक्तियों का समुदाय है। मनुष्य के बिना इसकी कल्पना करना असंभव है। जिस प्रकार की धागे से वस्त्र का निर्माण होता है, उसी प्रकार व्यक्तियों द्वारा ही समाज का निर्माण होता है। यह दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। दोनों में से एक की भी अनुपस्थिति से दोनों का ही निर्माण नहीं हो सकता। समाज द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। व्यक्तियों के विकास के लिए भी समाज परम आवश्यक है। व्यक्तित्व के विकास के लिए भी समाज उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करता है, और व्यक्ति के बिना समाज का निर्माण नहीं हो सकता। अतः दोनों कार्य कारण के सदृश घनिष्ठ संबंध दृष्टिगोचर होता है। कूले के अनुसार, जब हम व्यक्ति और समाज की ओर संकेत करते हैं तो दो पृथक वस्तुओं पर विचार नहीं करते, वरन एक ही वस्तु पर दो भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से विचार करते हैं। तथापि दोनों का मार्ग भिन्न होता है, परंतु विषय एक ही होता है। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, मैन इज अ सोशल एनिमल। यह कथन एक स्वयं सिद्ध सत्य है। मानव का जन्म व मृत्यु दोनों ही समाज में होते हैं। व्यक्तित्व के विकास, जीवन की सुख सुविधाओं और सफलताओं सभी के लिए उपयुक्त अवसर समाज के अंदर ही प्राप्त होते हैं। वह अपनी रक्षा, पालन पोषण, शिक्षा, मनोरंजन और जीवन के समस्त उपलब्धियों के लिए विचारों और आकांक्षाओं की उत्पत्ति और परिपालन के लिए समाज पर निर्भर है। समाज के बाहर संभव है कि वह कुछ समय तक जीवित रहे, परंतु मनुष्य बनकर जीवित नहीं रह सकता। यदि जन्म से ही बच्चे को समाज से बाहर जंगल आदि में रहने के लिए विवश होना पड़े, तो उसमें मानव की प्रकृति विकसित नहीं हो सकती। और यदि युवक या प्रौढ़ को समाज से बाहर रहने को विवश किया जाए तो उसे कितने कष्ट होंगे, इसका अनुभव हम रॉबिन्सन क्रूसो जैसे अभागे मानव के जीवन से प्राप्त कर सकते हैं। समाज से पृथकता के कारण वश समाज से पृथकता के कारणवश मानव बुद्धि कुंठित और अविकसित हो जाती है, और वह समाज में रहने वाले व्यक्तियों से इतना भिन्न हो जाता है कि उसे किसी प्रकार भी मानव नहीं माना जा सकता। लंबी अवधि तक एकांत में रहने से व्यक्ति कुछ भिन्न प्रकृति का हो जाता है और व्यवहार में असाधारणता आ जाती है। समाज से यदि व्यक्ति को पृथक रखा जाए तो आज उसे अपनी गौरवमयी सभ्यता व संस्कृति पर गर्व करने का अवसर प्राप्त ही नहीं होता। व्यक्ति व्यक्ति न होकर पशु मात्र होता है।
अतः यह सत्य है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए तथा प्रगति करने के लिए समाज में रहना अनिवार्य है। सामाजिक व्यक्ति में ही मानव प्रकृति विकसित हो सकती है। असामाजिक व्यक्ति जो समाज में ना रहा हो का व्यवहार तो जंगली जानवरों से भी निम्न कोटि का होता है। इस कथन की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए निम्न चार असामाजिकृत बच्चों का उदाहरण है। उदाहरण एक, कॉस्पर हाउजर। 1929 1928 1928 में नूरेमबर्ग में कॉस्पर हाउजर नामक 17 वर्ष के एक बालक को पकड़ा गया। वह किन्हीं राजनीतिक कुचक्रों के कारण बहुत छोटी अवस्था में से ही समाज से पृथक कर दिया गया था। जिस समय वह पकड़ा गया उस समय वह शायद ही सीधे खड़े होकर चल सकता था और ना ही बात कर सकता था। उसका मस्तिष्क एकदम शिशु जैसा अविकसित था। उसमें सिर्फ एक छोटे बच्चे जैसी निरर्थक बुद्धि थी। वह केवल मात्र कुछ निरर्थक शब्द बोल सकता था, बेजान पदार्थों को जानवर समझता था और उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया करता था। 5 वर्ष बाद उसकी हत्या करके शव परीक्षा की गई, जिससे पता चला कि उसकी मानसिक उन्नति सामान्य से कम थी, क्योंकि वह समाज से बाहर रहा। उस लड़के को समाज से छीनकर उससे उनकी मानव प्रकृति भी छीन ली गई। कॉस्पर हाउजर की असंकृत अवस्था का कारण उसकी जन्मजात मानसिक हीनता नहीं थी, बल्कि उसका समाज से बाहर रहना था। उदाहरण दो, हिंदू भेड़िए बच्चे। सन 1920 में दो बालक को भेड़िए की मांद से पकड़ा गया, जो क्रमशः 8 वर्ष और 2 वर्ष से कम की अवस्था के थे। इनमें से छोटा तो कुछ माह बाद मर गया और बड़ा, जिसका नाम कमला था, 1929 तक जीवित रहा, 1929 तक। इस 9 वर्ष की अवधि में उसके जीवन इतिहास का अवलोकन किया गया। सन 1920 में जब उसे भेड़िए की मान से लाया गया था, तब उसमें कोई मानवोचित गुण नहीं थे। वह चारों हाथों पैरों से चलती थी। उसकी भाषा सिर्फ भेड़िए के गुर्राने जैसी थी। वह मनुष्यों से शर्माती थी, उनसे दूर भागने का प्रयत्न करती थी। बड़ी ही सावधानी और सहानुभूति से उसे प्रारंभिक आदतों को सिखाया गया। उसमें धीरे धीरे कुछ मात्रा में व्यक्तित्व का विकास होने लगा था। यह तभी संभव हो सका जब वह समाज की एक सदस्य बनी। उदाहरण 3, अमेरिकी बालिका अन्ना। सन 1938 में अमेरिका में एक नगर के बंद कमरे से अन्ना नामक एक अवैध बच्चे का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया गया और 5 वर्ष की अवस्था में 1938 में उसे कमरे से बाहर निकाला गया। बंदी जीवन में बच्चे को दूध के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया गया। उसे मामूली आदतें भी नहीं सिखाई गई थी और ना ही उसे किसी अन्य प्राणी के संपर्क में आने दिया गया था। इस अति निर्दयी एकांतवास से उस बच्चे के 4 वर्ष का होने जाने पर भी सामान्य मानवोचित गुणों का विकास नहीं हो पाया था। उसे चलना फिरना बोलना कुछ नहीं आता था, यहाँ तक कि वह पास खड़े व्यक्ति के प्रति पूर्णतः अचेत था। समय समय जब उसे कुछ प्रशिक्षा दी गई, तब उसने शिशु जैसा व्यवहार करना प्रारंभ किया। कम आयु होने के कारण एकांतवास उसे पूर्ण अमानव नहीं बना पाया था। इसलिए शीघ्र ही उसने साधारण बच्चों की तरह खाना पीना चलना बोलना सीख लिया, परंतु फिर भी उसका मानसिक विकास अपेक्षाकृत अत्यधिक निम्न स्तर का था। उदाहरण 4, रामू। असामाजिकृत बच्चों के वर्तमान उदाहरण भी मिलते हैं। सन 1954 में रामू नामक बच्चे को लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भर्ती किया गया। वह अभागा बालक अपने माँ बाप से शैशवावस्था में ही पृथक हो गया था और किसी जंगली पशु ने उसे पाला था। 1956 में परशुराम नामक बालक को आगरा अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसे कुछ भिखारी भेड़ियों से छीन कर लाए थे। इन दोनों बच्चों में अपने समवयस्क बच्चों की तरह मानवोचित गुण नहीं थे। उनकी खाने पीने की आदतें, उठना बैठना सभी कुछ जानवरों की तरह था। ये बच्चे जीवित रहे, परंतु समाज से पृथक हो जाने के कारण उनके व्यक्तित्व का विकास अनियोजित व कुंठित हो गया। अत्यधिक सहानुभूति, सावधानी और प्रशिक्षण के बावजूद भी वे बच्चे सामान्य बच्चे नहीं हो पाए और अनुमान है कि कभी भी स्वस्थ मानव नहीं हो पाएंगे। उपरोक्त दृष्टांतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य उसी समय सामाजिक प्राणी हो सकता है जबकि वह अन्य मनुष्यों के साथ अपने समाज के जीवन और संस्कृति से समायोजन रखता रहे।
सामाजिकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, किसी समय भी समाप्त नहीं होती। व्यक्ति को हर कदम पर यह जानने की आवश्यकता पड़ती है कि समाज उससे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करता है, उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। समाज का सदस्य होकर सफल जीवन निर्वाह के लिए आत्म का विकास कर सामाजिक व्यक्ति बनना पड़ता है। समाज के सदस्य तो बहुत से व्यक्ति होते हैं, परंतु यह संभव नहीं है कि एक समाज के सभी सदस्यों के व्यक्तित्व समान होंगे। उनमें भिन्नता होती है। एक समूह में कई प्रकार के व्यक्तित्व मिलते हैं। यह उनकी वाह शक्ति पर आधारित होता है। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी पाए जाते हैं जो प्रचलित प्रथाओं व परंपराओं की अवहेलना करते हैं। इस विरोधी प्रकृति का उत्तरदायित्व भी सामाजिकरण की प्रक्रिया पर ही आता है, अर्थात समाज में उनमें विरोधी उत्तरदायित्व प्रवृत्ति भी उत्पन्न करता है। मानव प्रकृति का विकास तभी संभव हो सकता है जबकि व्यक्ति जीवन पर्यंत सामाजिक जीवन में भाग लेने का अवसर प्राप्त करता है। अगला टॉपिक होगा हमारा समुदाय, समिति एवं संस्था। प्रश्न होगा 19। समुदाय की परिभाषा दीजिए, इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। समुदाय के आधार क्या है, कुछ सीमावर्ती समुदायों के उदाहरण दीजिए और समुदाय एवं समाज का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसको हम बाद में देखेंगे। धन्यवाद।